हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज 7वीं कक्षा के विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर सजीव सृष्टि, अनुकूलन और वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? सजीव सृष्टि, अनुकूलन और वर्गीकरण। ओके, सजीव सृष्टि, अनुकूलन और वर्गीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। अनुकूलन क्या होता है? पहले क्या लिखेंगे? अनुकूलन। ये क्या होता है अनुकूलन? सजीव जिस परिसर तथा वातावरण में रहता है उसके साथ समन्वय स्थापित करने के लिए शरीर के अंगों और जीवन यापन की प्रणाली में समयानुसार होने वाले क्रमिक परिवर्तन को अनुकूलन कहते हैं। इसका मतलब जिस भी वातावरण में रहता है वह उस सजीव का शरीर धीरे धीरे उस वातावरण में रहने के लिए अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, अनुकूलित कर लेता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुकूलन। जैसे अभी कुछ वनस्पतियाँ या पेड़ पौधे या जीव जंतु, ये सब अगर हिम वाले प्रदेश में रहते हैं तो वहाँ पर वो अपने आप को उस वातावरण के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, अनुकूलित कर लेते हैं। या जंगलों में रहने वाले पेड़ पौधे या जीव जंतु जंगलों में रहने के लिए अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। पानी में रहने वाले जो जीव हैं वो पानी में रहने के लिए अपने आप को धीरे धीरे एडजस्ट कर लेते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुकूलन करना। मतलब जिस वातावरण में वह रहते हैं उस वातावरण में रहने के लिए अपने आप को एडजस्ट कर लेना, इसी को क्या बोलते हैं? अनुकूलन। ठीक है, तो अनुकूलन का क्या परिभाषा हुआ? सजीव जिस परिसर तथा वातावरण में रहता है उसके साथ समन्वय स्थापित करने के लिए शरीर के अंगों और जीवन यापन की प्रणाली में समयानुसार होने वाले क्रमिक परिवर्तन को अनुकूलन कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसको वर्गीकृत करेंगे कि जो मरुस्थल में पेड़ पौधे या जीव जंतु रहते हैं वो अपने आप को कैसे एडजस्ट करते हैं, जो हिम वाले प्रदेशों में पेड़ पौधे या जीव जंतु रहते हैं वो अपने आप को कैसे अनुकूलित करते हैं, घास वाले प्रदेशों में रहने वाले या वन वाले प्रदेशों में रहने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधे अपने आप को कैसे अनुकूलित करते हैं। तो एक एक करके हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वनस्पतियों में अनुकूलन कैसे होता है। वनस्पतियों में अनुकूलन। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि वनस्पतियों में अनुकूलन कैसे होता है। तो वनस्पतियों में पहला हम स्टार्ट करते हैं जलीय वनस्पतियों में। जलीय वनस्पतियों में अनुकूलन कैसे होता है? ठीक है, तो वनस्पतियों के तने जो जलीय वनस्पतियां होती हैं उनके बारे में अब हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जलीय वनस्पतियों में जो वनस्पतियों के तने होते हैं वो नरम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और लचीले होते हैं तथा खोखले होते हैं। कैसे होते हैं? नरम, खोखले और लचीले। इससे क्या होता है? नरम और लचीले होने से क्या होता है? उसमें फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, फ्लेक्सिबल होते हैं। और खोखले होते हैं, इनका वेट वज़न कम होता है, जिससे वह क्या होते हैं? जल में या पानी में तैरते रहते हैं। तो उस हिसाब से अपने आप को अनुकूलित कर लिए। तो पहले इनकी विशेषता हो गई, नरम होते हैं, खोखले होते हैं और लचीले होते हैं। इसका उदाहरण क्या है? कमल या जलकुंभी। ओके, तो ये जलीय वनस्पतियाँ हैं। इनके तने जो है नरम, खोखले और लचीले होते हैं। इसकी और क्या विशेषता है? कुछ वनस्पतियाँ अपनी जड़ों के साथ पानी में तैरते रहते हैं। कुछ वनस्पतियाँ जो है वो अपनी जड़ों के साथ पानी में तैरते हैं और कुछ वनस्पतियाँ जलाशयों की तलों में होते हैं, यानी उनकी जड़ें कहाँ होती हैं? जलाशय के बॉटम में होती हैं, एकदम नीचे होती हैं। ठीक है, पत्तियाँ और तने और इनके पत्तियों और तनों पर मोम का एक पदार्थ जैसे लगा होता है। ठीक है, आयली होता है।
और इनके हवा में इनकी थैलियाँ होती हैं। पत्तियों तथा तने अवयवों पर मोम जैसे पदार्थ की पतली परत होती है और हवा की थैलियाँ या वायुकोश होते हैं इनके पास। तो इनकी विशेषता थी। ठीक है, तो क्या क्या विशेषता थी? इनके तने नरम होते हैं, खोखले होते हैं, लचीले होते हैं। पत्तियाँ इनकी क्या होती हैं? इस पे मोम जैसा पदार्थ लगा होता है और इसमें हवा की थैलियाँ पाई जाती हैं। तो ये विशेषता थी किसकी? जलीय वनस्पतियों की। जल में रहने के लिए इन्होंने अपने आप को इस तरह से अनुकूलित कर लिया है। दूसरी है मरुस्थलीय क्षेत्र की वनस्पतियाँ। मरुस्थलीय वनस्पतियाँ, इनकी क्या विशेषता है? हमको पता है कि मरुस्थल में क्या होता है, पानी कम मात्रा में पाया जाता है। तो उस आधार पर ये अपने आप को एडजस्ट करेंगे। कैसे? इनमें पत्तियाँ या तो नहीं होती हैं अथवा होती हैं तो सुई जैसी पतली होती हैं। ठीक है, कुछ वनस्पतियों की पत्तियाँ जो है वो कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। उनकी वनस्पतियाँ कैसे हो जाती हैं? कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। इस प्रकार के अनुकूलन द्वारा वनस्पतियों के पानी की बहुत कम मात्रा का पानी की भाप में उत्सर्जन होता है। हमको पता है कि प्लांट्स के जो वनस्पतियां हैं, इनके पत्ते जो हैं, प्लांट्स के जो पत्ते हैं, इनसे पानी का उत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। तो चूँकि यहाँ पे जो मरुस्थल में पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियाँ हैं, इनकी पत्तियाँ जो है सुई के रूप में, कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं, जिससे इनका पानी जो है वाष्पोत्सर्जित करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? पानी की बचत हो जाती है। इनके मांसल तनों में पानी तथा भोजन स्टोर रहता है। इन वनस्पतियों के तने मांसल होते हैं। मांसल क्यों होते हैं? क्योंकि भोजन या खाद्य पदार्थ उसमें क्या होता है? स्टोर होता है, संचित रहता है। पत्तियां न होने के कारण इनका प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तनों द्वारा। तनों द्वारा प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, चूँकि इनमें पत्तियां नहीं होती हैं तो इनका प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तनों द्वारा होता है। इसलिए इनके तने क्या होता है? हरे होते हैं। ठीक है, अब पत्तियां कांटों में रूपांतरित होने के कारण प्रकाश संश्लेषण इनका पत्तियों के द्वारा नहीं होता है। इनका प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तनों के द्वारा। ठीक है, तो मरुस्थलीय प्रदेशों की जो वनस्पतियां हैं उनका प्रकाश संश्लेषण उनके तनों के द्वारा होता है, इसलिए उनके तने हरे होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, चूँकि मरुस्थल में पानी का अभाव रहता है, इसलिए इनकी जड़ें पानी की खोज के लिए गहराई तक अंदर जाती हैं। बहुत अंदर तक इनकी जड़ें जो है चली जाती हैं। क्यों चली जाती हैं? क्योंकि पानी की खोज के लिए। तो जड़ें जो हैं इनकी पानी की खोज के लिए बहुत गहरे तक चली जाती हैं। तो ये अनुकूलन आपने देखा किसके लिए? मरुस्थलीय प्रदेशों के लिए। क्या क्या देखा आपने? क्योंकि इनमें पत्तियां जो है, यहाँ की मरुस्थलीय प्रदेश की जो वनस्पतियां हैं, इनमें पत्ती नहीं होती है। पत्ती जो है रूपांतरित हो जाती है कांटों में। ठीक है, और इनका प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तनों के द्वारा। इनके तने हरे होते हैं, इनका प्रकाश संश्लेषण तनों के द्वारा होता है। और क्या पढ़ा आपने? कि इनकी जड़ें जो है पानी की खोज के लिए बहुत नीचे तक जाती हैं। क्योंकि पानी कम पाया जाता है मरुस्थल में, तो इसलिए पानी की खोज के लिए इनकी जड़ें जो है नीचे तक चली जाती हैं। तो ये था मरुस्थलीय प्रदेशों द्वारा के प्राणियों द्वारा, वनस्पतियों द्वारा अनुकूलन। अभी तीसरा हम देखेंगे हिम प्रदेश। जो हिम प्रदेश हैं वहाँ की वनस्पतियाँ कैसी होती हैं, किस तरह से अपने आप को अनुकूलित करती हैं। तो हिम प्रदेश के वृक्षों में सूचीपर्णी वृक्षों का समावेश होता है। तो हिम प्रदेश में कौन कौन से वनस्पतियाँ पाई जाती हैं? देवदार या चीड़, ये वनस्पति वहाँ पर पाई जाती है। कहाँ पर? हिम प्रदेशों में। और इनका आकार वनस्पतियों का कैसा होता है पता है आपको? शंकु के आकार का, ऐसा होता है इनका आकार, ऐसा। इनके हिम प्रदेश की वनस्पतियाँ जो होती हैं, ठीक है, तो इनका आकार शंकु जैसा, और शाखाओं की रचना जो है छोटी होती, छोटी शाखाएं इनकी होती है, ब्रांचेज। चूँकि अधिक ठंडक और हिमवर्षा से संरक्षण के लिए ये अपने आप को अनुकूलित करती हैं। ठीक है, अगर बर्फबारी जब होती है यहाँ पर, चूँकि इनका आकार आपने क्या बताया? शंकु की तरह है,
तो जब बर्फ़बारी होती है तो बर्फ़ इस पर पड़ता है और धीरे धीरे नीचे सड़क के नीचे चला आता है, तो वो अपने आप को ये बचा लेती हैं, सुरक्षित कर लेती हैं। ठीक है, तो शंकु जैसा आकार होने के कारण इन वृक्षों पर गिरी बर्फ नीचे लुढ़क कर चली जाती है। और क्या होता है, इनकी छाल मोटी होने के कारण ये भयंकर शीतकाल में भी टिक जाते हैं। क्योंकि वहाँ पर बर्फ़बारी होती है तो भयंकर शीतकाल में रुकने के लिए इनकी छाल क्या होती है, बहुत मोटी होती है, तो अपने आप को उस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। तो हिम प्रदेश की वनस्पतियाँ क्या पढ़ा आपने कि यहाँ पर कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं, यहाँ पर देवदार या चीड़ के पौधे पाए जाते हैं। इनका आकार कैसा होता है, शंकु जैसा होता है। इससे क्या होता है कि बर्फ़बारी जब होती है तो बर्फ़ जो है यहाँ से फिसल कर नीचे गिर जाता है, अपने आप को सुरक्षित कर लेती हैं वनस्पतियाँ। और चूँकि यहाँ पर बर्फ़बारी होता है तो शीतकाल से अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित रखने के लिए, टिकने के लिए इनकी छाल जो है वो मोटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जंगली या वन वाले प्रदेशों में वनस्पतियाँ कैसी होते हैं। जंगली या वन वाले, वन प्रदेशों की, वन प्रदेश की वनस्पति या जंगली वनस्पति ये कैसी होती हैं। वन प्रदेश की या जंगली वनस्पति कैसी होती है। इन वनस्पतियों में सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने की स्पर्धा होती है। इनमें वनस्पतियों की क्या विशेषता होती है कि सनलाइट की तरफ जाती हैं। जैसे अगर आप अपने विंडो पर कोई प्लांट लगा दो तो देखो जिधर से सनलाइट आएगी उधर झुक जाएगी। ठीक है, तो चूँकि वन जो है घने जंगल होते हैं तो घने जंगल में सूर्य की रोशनी को पाने के लिए वनस्पतियों में होड़ होती है क्या, ऊपर बढ़ने के लिए। ऊपर क्यों बढ़ने के लिए, सनलाइट प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो इन प्रदेशों की वनस्पतियों में सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने की स्पर्धा होती है। तो इससे क्या होता है, इन वनस्पतियों की ऊंचाई बहुत बड़ी हो जाती है, ऊंची हो जाती है, लंबे लंबे पेड़ पौधे होते हैं यहाँ पर। क्यों, क्योंकि सूर्य के प्रकाश पाने की इसमें स्पर्धा होती है, इसलिए यहाँ की वनस्पतियाँ क्या होती हैं, ऊंचे ऊंचे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो इनकी ये विशेषता है। नेक्स्ट है घास स्थलीय प्रदेशों की, घास वाले, घास स्थल। ओके, इसमें क्या है, घास युक्त प्रदेशों में विभिन्न प्रकार की घासें पाई जाती हैं। यहाँ पर घास वाले प्रदेशों में विभिन्न प्रकार की घासें पाई जाती हैं। घासों की तंतुमय जड़ों के कारण जमीन का क्षरण बहुत कम होता है। क्योंकि इनकी जड़ें जो है ज़मीन को बांध के रखती हैं, और ज़मीन को बांध कर रखने से क्या होता है कि मिट्टी जो है उसका क्षरण नहीं होता है। ठीक है, तो घासों की तंतुमय जड़ों के कारण जमीन का क्षरण बहुत कम होता है। विषुवतीय प्रदेशों में अधिक ऊंचाई वाले घास पाए जाते हैं। जो हमारे विषुवतीय प्रदेश हैं वहाँ पर जो घास होती हैं बहुत ऊंची ऊंची पाई जाती हैं। इन घासों में विभिन्न प्रकार के प्राणी छुप कर रहते हैं, जैसे बाघ, सिंह, हाथी। क्योंकि यहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे घास पाए जाते हैं, इसलिए इन घासों में जो जंगली प्राणी हैं वो छुपे रहते हैं। ठंडे प्रदेशों की घासें ऊंचाई में बहुत कम होती हैं। ठीक है, जहाँ ठंडा वाला प्रदेश है वहाँ की घास ऊंचाई में कम होती है। उसमें कौन कौन से प्राणी छुपते हैं, खरगोश, लोमड़ी जैसे प्राणी वहाँ पर छुपते हैं। तो घास वाले प्रदेश आपने देख लिया। तो इसमें आपने क्या देखा कि घास वाले प्रदेशों में विभिन्न प्रकार की घासें पाई जाती हैं, और घासों की जड़ों के कारण क्या होता है कि जब मिट्टी का क्षरण कम होता है। और जहाँ पर ऊंची ऊंची घासें पाई जाती हैं जैसे विषुवतीय प्रदेशों में, उन घासों में जंगली प्राणी जैसे बाघ और सिंह, हाथी वगैरह छिपते हैं। और ठंडे प्रदेशों में जहाँ घासें छोटी छोटी पाई जाती हैं वहाँ पर छोटे जो जानवर होते हैं, खरगोश, लोमड़ी जैसे प्राणी वहाँ पर छुपते हैं। फिर भोजन ग्रहण करने के लिए वनस्पतियों में अनुकूलन कैसे होता है। छठवां है भोजन ग्रहण करने के लिए, भोजन ग्रहण करने के लिए वनस्पतियों में हुए अनुकूलन। वनस्पतियों में
अनुकूलन। ओके। पृथ्वी पर पाई जाने वाली अधिकांश वनस्पतियां स्वयं पोषी होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? स्वयं पोषी। अभी आप पूछेंगे स्वयं पोषी क्या होता है? ऐसी वनस्पतियां जो अपना भोजन स्वयं बनाती हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाती हैं, उनको बोलते हैं स्वयं पोषी। लेकिन कुछ वनस्पतियां ऐसी होती हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? परपोषी। ठीक है, तो जो वनस्पति अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती उनको परपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बना लेती है स्वयं पोषी होती है। तो पृथ्वी पर पाई जाने वाली अधिकांश वनस्पतियां स्वयं पोषी होती है। कुछ ही वनस्पतियां होती हैं जो परपोषी होती हैं। कौन सी परपोषी वनस्पति होती है? अमरबेल। ठीक है, अमरबेल क्या है? अपना भोजन नहीं बना पाती है, ये परपोषी होती है। अमरबेल में पत्तियां नहीं होती हैं, इसमें केवल पीला तंतुमय सीक जैसा, पतला तंतुमय सीक जैसा तनों का एक जाल होता है। पत्तियां न होने के कारण ये अपना प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाती हैं। ये जिन वनस्पतियों पर चढ़ती हैं, आधार वाली उन वनस्पतियों के तने से पोषक द्रव्य अवशोषित कर लेती हैं। ठीक है, तो चूंकि ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करती हैं, ये जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे बड़े बड़े हैं, उस पर तंतुमय इनकी जो जड़ ये चढ़ती रहती हैं ऐसे ऐसे, और वहीं उसी वनस्पतियों से अपना भोजन ये प्राप्त कर लेती हैं। फफूंदी में पर्णहरित नहीं पाया जाता है, इसलिए यह प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकती है। कौन? क्या? फफूंदी। इसमें भी चूंकि क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए ये अपना भोजन नहीं बना पाती हैं। ठीक है, अपने लिए आवश्यक नाइट्रोजन की मात्रा की पूर्ति के लिए घटपर्णी तथा ड्रासरा, कौन कौन सी? घटपर्णी और ड्रासेरा, ये क्या करते हैं? जैसी वनस्पतियाँ कीड़े मकोड़ों को खाती हैं। कौन? घटपर्णी और ड्रासेरा, ये कीड़े मकोड़ों को खाती हैं। जिस जमीन में नाइट्रोजन का अभाव होता है, कीट भक्षी वनस्पतियाँ उन्हीं स्थानों पर उगती हैं। इन वनस्पतियों में ऐसा अनुकूलन होता है जिससे ये कीटकों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, तो यह वही आपने देखा वनस्पतियों में होने वाला अनुकूलन। तो इसमें हमने क्या क्या देखा कि जलीय वनस्पतियों में कैसे अनुकूलन होता है, मरुस्थल में जो वनस्पतियां पाई जाती हैं उसमें कैसे अनुकूलन होता है, हिम वाले प्रदेशों में जो वनस्पतियां पाई जाती हैं उसमें कैसे अनुकूलन होता है, वन वाले प्रदेशों में जो वनस्पतियां पाई जाती हैं, जंगलों में जो वनस्पतियां पाई जाती हैं उसमें कैसे अनुकूलन होता है, घास वाले प्रदेशों में जो वनस्पतियां पाई जाती हैं उसमें कैसे अनुकूलन होता है। ठीक है, और हमने देखा भोजन ग्रहण करने के लिए वनस्पतियों में कैसे अनुकूलन होता है। अब हम देखेंगे प्राणियों में कैसा अनुकूलन होता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे प्राणियों में अनुकूलन। ठीक है, तो जैसे हमने देखा वनस्पतियों में अनुकूलन कैसे होता है, ऐसे प्राणियों में देखेंगे। तो पहला हम क्या देखेंगे? जलीय प्राणियों में कैसे अनुकूलन होता है। जो जल में प्राणी रहते हैं उनका अनुकूलन कैसे होता है। जल में जैसे आपको पता है मछलियाँ वगैरह रहती हैं, तो मछलियों की त्वचा पर सल्क और तैरने के लिए पंख या फाइन होते हैं। क्या होते हैं? इनके शरीर पर, त्वचा पर क्या होते हैं? सल्क, और तैरने के लिए इसमें क्या होते हैं? फाइन। ठीक है, तैरने के लिए इनके यहाँ पर फाइन होते हैं। ठीक है, शरीर का आकार दोनों को ओर से इनका शुंडाकार होता है। कैसा होता है? शुंडाकार, जिससे क्या होता है? इनको तैरने में आसानी होती है। श्वसन के लिए इसमें क्या होते हैं? गलफड़े होते हैं। ठीक है, और इनके आँखों की पलकें जो है वो कैसी होती है? पारदर्शी होती हैं, जिससे पानी में इनको आसानी से ट्रांसपेरेंट होती हैं, दिखाई दे। इन प्राणियों के शरीर में क्या होता है? हवा की थैलियाँ होती हैं। हवा की थैली, तो ये विशेषता था जलीय प्राणी जो होते हैं। जलीय प्राणी में क्या होता था? आपने देखा कि त्वचा पर सल्क होता है और तैरने के लिए इनके पंख होते हैं। शरीर का आकार दोनों को ओर से शुंडाकार होता है इनका। श्वसन के लिए इनमें गलफड़े या क्लोम पाए जाते हैं,
आँखों की पतले इनके परतें होती हैं जो पारदर्शी होती हैं। इन प्राणियों में पाया जाता है हवा की थैली। ठीक है, तो जलीय प्राणियों में अनुकूलन था ये। अगला है उभयचर प्राणियों द्वारा अनुकूलन। उभयचर प्राणी, उभयचर क्या होता है? ऐसे प्राणी जो जमीन तथा पानी दोनों स्थानों पर रहते हैं उनको उभयचर बोलते हैं। जैसे मेढक, मेढक एक उभयचर प्राणी है। यह दोनों स्थानों पर आता है। यह जमीन पर फेफड़ों द्वारा शोषण करता है। फेफड़े, जमीन पर ये किससे शोषण करता है? फेफड़े द्वारा। और पानी में किससे शोषण करता है? त्वचा द्वारा। ठीक है, ये जमीन में और ये पानी में, सॉरी। ठीक है, तो मेढक एक उभयचर प्राणी है जो जमीन पर किसके द्वारा शोषण करता है? फेफड़े द्वारा और पानी में त्वचा द्वारा। कछुआ भी पानी में रहता है। कछुआ, लेकिन यह पानी में शोषण नहीं कर पाता है। सांस लेने के लिए इसको अपनी गर्दन पानी के बाहर लानी पड़ती है। यह एक सरीसृप प्राणी है। क्या प्राणी है? सरीसृप। सरीसृप किसको बोलते हैं? ऐसा प्राणी जो रेंग कर चलता है। ठीक है, तो यह सरीसृप प्राणी है। मेढक तथा बत्तख, इनके इनके पैरों में जो है ना एक झिल्ली होती है। यहाँ पर ऐसे उंगली है, यहाँ पर ऐसे झिल्ली लगी होती है। उससे क्या होता है? इनको तैरने में आसानी होती है। और जलीय प्राणी जो होते हैं उनके पंख जो है आयली होते हैं, तेलीय होते हैं। तैलीय या आयली इनके पंख होते हैं। जैसे अभी आप अपने शरीर में तेल लगा लेते हैं, पानी उस पर डालेंगे तो क्या होता है? पानी जो है फिसल कर गिर जाता है। तो ऐसे ही इनके पंख जो है तैलीय होते हैं, आयली होते हैं, जिस पर पानी नहीं रुकता है बल्कि पानी आसानी से लुढ़क जाता है। ठीक है, तो ये आपने क्या देखा अभी? उभयचर प्राणियों द्वारा होने वाले अनुकूलन। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जंगली तथा घास वाले क्षेत्रों के प्राणियों द्वारा। तीसरा है जंगली या घास वाले। जंगली या घास वाले प्रदेश के जो प्राणी हैं उसमें कैसा अनुकूलन होता है, अभी हम यहाँ देखेंगे। अब जंगली प्राणियों में दो टाइप के होते हैं। एक होता है मांसाहारी और दूसरा क्या होता है? शाकाहारी। ठीक है, तो जंगल में जो प्राणी पाए जाते हैं वो दो टाइप के होते हैं, मांसाहारी और शाकाहारी। हम मांसाहारी की बात अगर पहले करें तो मांसाहारी प्राणियों के जो पैर होते हैं वो मजबूत होते हैं। पैर कैसे होते हैं? मजबूत। इनके पैर मजबूत होते हैं। ठीक है, और इनकी चाल कैसी होती है? ये पैर दबाकर धीरे से चलते हैं। क्यों? क्योंकि ये मांसाहारी होते हैं। इनको दूसरे जानवरों का शिकार करना पड़ता है तो दूसरे जानवर इनके आने की आहट न पाएँ, ऐसी इनकी चाल होती है कि पैर दबाकर चलते हैं। ठीक है, इनकी आंखें कैसी होती हैं? ये इनकी चाल हो गई। आँख इनका जो है खोपड़ी के ढाल वाले भाग पर होता है। उससे क्या होता है कि सामने इनकी तेज दृष्टि होती है। ठीक है, और इनके दांत जो है वो नुकीले होते हैं। चूँकि इनके शिकार करना रहता है, इनके दांत बहुत नुकीले होते हैं। तो जंगली प्राणियों के बारे में आपने देखा कि पैर इनके मजबूत होते हैं। ठीक है, पैर में इनके नख होता है, नाखून होता है चूँकि आक्रमण करने के लिए। चाल इनका कैसा होता है? ऐसा पैर दबा कर चलते हैं कि सामने वाले शिकार को उनकी आहट इनकी न पड़े। आँख इनका जो है खोपड़ी के ढाल वाले भाग पर होता है जिससे इनकी दृष्टि सामने तेज होती है। दांत इनके नुकीले होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया मांसाहारी। शाकाहारी प्राणियों में इनके पैर पतले होते हैं। ठीक है, पतले पैर होते हैं। पैरों में इनके खुर होता है। शाकाहारी प्राणियों की बात कर रहे हैं। और इनके चलने का स्टाइल क्या होता है? फुदक फुदक के या कूद कूद कर चलते हैं। ठीक है, और खोपड़ी के नीचे इनका जो आँख होता है कहाँ होता है? खोपड़ी के नीचे एक और होता है जिससे ये दूर तक देख सकते हैं। तो देख लेते हैं कि इनको कोई शिकार करने वाला शिकारी प्राणी तो इनके पास नहीं आ रहा है, या दूर दूर तक देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम मरुस्थलीय प्रदेश के प्राणियों का अनुकूलन। कौन सा? मरुस्थलीय प्रदेश। कि मरुस्थलीय प्रदेश के जो प्राणी हैं वो अपने आप को कैसे अनुकूलित करते हैं।
इन क्षेत्रों में पानी का चूँकि भयंकर अभाव होता है, हमको पता है कि मरुस्थल में पानी की कमी होती है, तो इन क्षेत्रों के प्राणियों में उसी प्रकार से अपने आप को अनुकूल करने की क्षमता हो जाती है। कैसे? इनके शरीर पर पानी टिकाने के लिए मोटी त्वचा होती है। जो मरुस्थल में प्राणी रहते हैं उनकी त्वचा कैसी होती? मोटी होती है। शरीर पर बाल जो है बहुत कम होते हैं, ठीक है, और इनके नथुने जो है बंद होते हैं, जैसे ऊँट उदाहरण है, ठीक है। तो ऊँट का देखा आपने, इसके पैर लंबे होते हैं, पैर के तलवे गद्दीदार होते हैं और नसिका छिद्रों पर चमड़े का एक मोड़दार ढक्कन लगा होता है, ठीक है। और ये क्या विशेषता है यहाँ के प्राणियों का? जमीन में गहराई तक बिल बनाकर रहने की आदत होती है यहाँ के प्राणियों की, ठीक है। तो मरुस्थल के प्राणियों के बारे में आपने क्या देखा? क्योंकि यहाँ पानी का अभाव रहता है, इसलिए यहाँ के प्राणी जो है अपने आप को उस आधार पर एडजस्ट कर लेते हैं, अनुकूलित कर लेते हैं। इनके शरीर पर पानी टिक जाए ज़्यादा देर तक, इसके लिए इनकी त्वचा कैसी होती है? मोटी होती है। शरीर पर बाल नहीं होते हैं और इनके नथुने क्या होते हैं? बंद होते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि ज़मीन में गहराई तक बिल बनाकर रहने की इनकी आदत होती है, जैसे चूहा, सांप और मकड़ी, गिरगिट, ये सब प्राणी ज़मीन में गहराई तक बिल बनाकर रहते हैं। और अगला है बर्फीले प्रदेश में, पांचवा है बर्फीले प्रदेशों के प्राणियों का अनुकूलन। बर्फीले प्रदेश में कैसे प्राणी रहते हैं? त्वचा पर लंबे तथा घने बाल होते हैं इनके। यहाँ के जो प्राणी होते हैं उनकी त्वचा पर लंबे और घने बाल होते हैं। सफ़ेद और रुपहला रंग होता है इनका। यहाँ कौन कौन से प्राणी पाए जाते हैं? याक, ध्रुवीय भालू, ठीक है, सफ़ेद लोमड़ी, तो ये सब प्राणी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इनकी क्या विशेषता होती है कि इनके त्वचा पर लंबे और घने बाल होते हैं, इनका कलर सफ़ेद या रुपाला होता है, ठीक है। तो अभी हमने प्राणियों के बारे में भी पढ़ा कि जलीय प्राणी जो होते हैं वो अपने आप को कैसे अनुकूलित करते हैं, उभयचर प्राणी कैसे अनुकूलित करते हैं, जंगली या घास वाले प्राणी होते हैं वो अपने आप को कैसे अनुकूलित करते हैं, मरुस्थलीय प्राणी अपने आप को कैसे अनुकूलित करते हैं, और बर्फीले प्राणी जो होते हैं बर्फ़ वाले, ठीक है, बर्फीले प्राणी जो है वो अपने आप को कैसे अनुकूलित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।